हृदय में बैठा लेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि प्रशासन का वैश्विक विश्व में जहां भी प्रशासन है उसका आकार पिरामिड की तरह होता है। आदर्श स्थिति तो वृत्त की है, और मैंने कहा था कि दुनिया में केवल एक दार्शनिक हुआ है, महात्मा गांधी, और दुनिया में केवल एक देश हुआ है, वो महात्मा गांधी तो मैंने नाम लिया है। आप वेदों में चले जाइए, आप उपनिषदों में चले जाइए, देखिए दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ वेद हैं विश्व के, और वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण मीन्स कोई कास्ट नहीं, इंटरप्रिटेशन की ये पुस्तकें हैं, किताब हैं, बुक्स हैं। वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण लिखे गए। ब्राह्मण से वेदों की व्याख्या पूरी नहीं हुई तो अरण्यक माने होता है जंगल, जंगलों में बैठकर ऋषियों ने रिसर्च किया, साधना की, तो उसे अरण्यक कहते हैं। अरण्यक से भी जब वेदों की व्याख्या की पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने लिखा उपनिषद। उपनिषद में वेदों की व्याख्या सूक्ष्म तरीके से करके व्याख्या पूरी हो जाती है, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। यहां से वेदों की व्याख्या का अंत हो जाता है। इन इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, वहां से वेदों की व्याख्या का अंत हो जाता है। तो ये सारे वेदों में, चाहे वो गौतम बुद्ध के आदर्श हों, ये सारे, या हमारी लोकतांत्रिक मूल्य हों, या उस देश में कि प्रशासन पिरामिड की जगह पर वृत्त की तरह होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, ये सारी अवधारणाएं हमारे वेदों से निकलती। वेद ही हमारे आधार हैं, और उसी आधार पर महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्ता को एकदम गांव की गलियों तक बिखरा दो, विकेंद्रीकरण की परिकल्पना की। लेकिन वो आदर्श स्थिति है, यथार्थ की स्थिति यही है कि आज भी चाहे वो भारत का प्रशासन हो, अमेरिका का प्रशासन हो, यूनाइटेड किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन हो, दुनिया का कोई भी प्रशासन हो, प्रशासन का आकार सदैव पिरामिड की तरह ही होता है। इसलिए विश्व के किसी भी सभ्यता और संस्कृति में, और अद्यतन रिसेंटली आज भी हम प्रशासन का अध्ययन करते हैं, तो प्रशासन के अध्ययन में आज भी हम जो प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो हम यही कहते हैं कि प्रशासन का मॉडल पिरामिड की तरह है। और दुनिया में आधुनिक विश्व के जितने प्रशासन के विशेषज्ञ हुए, राजनीति विज्ञान के मर्मज्ञ हुए, पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स हुए हैं, सब ने प्रशासन को पिरामिड की तरह ही बताया है। और इसीलिए, और हमारी जो आकृति बनती है, हमारी जो रेखांकन, स्केचिंग होती है प्रशासन का, वो हम बाइंडिंग बाई कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के प्रशासन का निर्माण कहाँ होता है? भारत के संविधान में। और भारत के संविधान में देखिए तो भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो क्या है? पिरामिड के शीर्ष पर है। और चूंकि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नेंस है, तो पार्लियामेंट्री संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? मंत्रिमंडल, और उसका प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के जो निर्णय ले लिया है मंत्रिमंडल ने, उसी के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कार्य करता है। तो बड़ी दिलचस्प और मजेदार बात यह है कि भारत का राष्ट्रपति उसी के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और वास्तविक कार्यपालिका अगर भारत का मंत्रिमंडल है तो मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री है। और आप सबको मैंने बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया है कि मंत्रिमंडल में वही व्यक्ति सम्मिलित होता है, पार्टी के वही सदस्य सम्मिलित होते हैं जो प्रधानमंत्री के सिद्धांत, नीतियों, प्रधानमंत्री के विचार से मतभेद और मनभेद नहीं रखते हैं। और मंत्रिमंडलीय लोकतंत्र का तकाजा है, मंत्रिमंडलीय लोकतंत्र की परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री से असहमत है तो वह व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए? उसे मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। और इसका एक मैं बहुत जीवंत उदाहरण बताऊं, इतिहास के पृष्ठों में अंकित है। आपने एक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का नाम सुना होगा। चंद्रशेखर जी के विषय में मैं और पढ़ाऊंगा जब हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ाएंगे। यह हम सबका सौभाग्य है कि हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, चंद्रशेखर जी उसी विश्वविद्यालय जहां से मैंने एमए बीए किया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, वहीं के वो छात्र रहे हैं, पूरा छात्र रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। चंद्रशेखर जी, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। 1977 में वो सरकार बनी थी। लेकिन चंद्रशेखर जी मोरारजी भाई के नीतियों से, मोरारजी देसाई के कार्यशैली से
कोई इत्तेफाक नहीं रखते थे, नीतियों से किसी प्रकार का तादात्म्य नहीं रखते थे, किसी प्रकार का समन्वय और सामंजस्य नहीं रखते थे, उनकी नीतियों में विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति के नायक जिन्होंने जिनके आंदोलन से वर्षों से बुझी हुई राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है की कविता की पंक्तियां देने वाले राष्ट्रकवि दिनकर ने ऐसा कहा था संपूर्ण क्रांति के समय 77 से कुछ ही पहले आंदोलन के समय ही कही थी। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है, और थर्ड ईयर में आप वो सेकेंड पेपर में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में उनको पढ़ना भी है। तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर तुम शामिल हो जाओ मुरारजी भाई के, तो उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के यह कह दिया कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का ये तकाजा है, ये परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है कि प्रधानमंत्री से असहमत होने वाले व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं मुरारजी भाई की नीतियों से बहुत मात्रा में असहमत हूं। मेरा सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद है, इसलिए मैं मुरारजी भाई के मंत्रिमंडल में आदर्श के रूप में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। एकलौता उदाहरण था, और कहा कि मैं उस पार्टी का अध्यक्ष भी हूं, उस पार्टी का सदस्य हूं, इसलिए उन नीतियों का विरोध मैं कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं होऊंगा। ये परंपरा है। तो आप देखिए, मेरे ये सारी बातें समझाने का अर्थ ये था कि आप अंततः मंत्रिमंडल में सारी शक्तियां हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन इन समस्त बातों के होते हुए भी मंत्रिमंडल सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर करता है, इन सारी बातों के होते हुए भी अंततः निर्णय किसका प्रभावी होता है मंत्रिमंडल में? प्रधानमंत्री का। तो मेरे कहने का अर्थ और अभिप्राय है कि आप चाहे भारत के राष्ट्रपति को देखें जो पद सोपान पर के आखिरी बिंदु पर अकेला एक व्यक्ति हो, अथवा प्रधानमंत्री को देखें जो वास्तविक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री के निर्णय का मंत्रिमंडल में एक स्वर से समर्थन होता है। तो चाहे जिस रूप में देखें, मंत्रिमंडल में जो शीर्ष पद है वह एक व्यक्ति ही है। पिरामिड के लास्ट शिखर पर, हाईएस्ट उसके स्टेज पर कौन है? एक व्यक्ति है। इसीलिए मंत्रिमंडल, इसीलिए प्रशासन का आकार सदैव पिरामिड की तरह ही होता है। कुछ तो यह व्यवहार मेरे कहने का अर्थ और अभिप्राय है, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, अब वॉइस जा रही होगी। वो बीच में फोन आ जा रहा था, तो जब फोन आ जाता है तो अब तो वॉइस प्रॉब्लम नहीं है ना? आ रही है, आ रही है। तो बीच में फोन आ गया था। हाँ, बिल्कुल, बीच में फोन आएगा तो भाई कहाँ वॉइस जाएगी। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप पिरामिड को देखिए, आप कॉलेज को देखिए, आप भारत के प्रशासन को देखिए, जिला, आप अपने जनपद को देखिए तो जिले के सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिला अधिकारी, पुलिस विभाग को देखिए तो जनपद का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? एसएसपी, बड़े जिले में, छोटे जिले में एसपी। तो अंत में हायरार्की पर एक टॉपमोस्ट पद होता है, वो एक व्यक्ति को। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप ये समझ जाइए कि प्रशासन अनिवार्यतः पिरामिड का ही आकार ग्रहण करता है। इसीलिए जब पिरामिड है तो वहां पर पद सोपान एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है।
अर्थात जहां भी प्रशासन होगा वहां पर क्या होगा, वह पिरामिड होगा ही होगा। और जहां पिरामिड होगा वहां पदों की श्रृंखला स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, जहां पिरामिड होगा वहां पदों की सीढ़ी अवश्य होगी, पदों की श्रृंखला अवश्य होगी। वहां पद सोपान का अस्तित्व अनिवार्य होता है। जहां पर प्रशासन का मॉडल है पिरामिड की तरह, वहां पर पद सोपान आवश्यकता नहीं बल्कि व्यवस्था बन जाती है। यही आपको बताना था। अब हम आते हैं, लिखते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। पद सोपान की निम्नलिखित विशेषताएं 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 हैं। हायरार्की हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पद सोपान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, पद सोपान की प्रशासनिक व्यवस्था पिरामिड की भांति होती है। पहला पॉइंट, पद सोपान की प्रशासनिक व्यवस्था पिरामिड की भांति होती है। पद सोपान की प्रशासनिक व्यवस्था पिरामिड की भांति होती है। इसको शीर्षक रूप में भी आप लिख सकते हैं। पहला, जैसे हमने पहला पॉइंट लिखाया है, तो इसमें आप शीर्षक बना सकते हैं कि पिरामिड की प्रशासनिक व्यवस्था आप बना सकते। पिरामिड की भांति प्रशासनिक व्यवस्था, उसको आप शीर्षक ऐसे बना सकते हैं, पिरामिड की भांति या पिरामिड की तरह प्रशासनिक व्यवस्था। आप बना लेंगे तो आपके लिए लिखने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पिरामिड की भांति प्रशासनिक व्यवस्था, पहला पॉइंट इसका शीर्षक बना लेंगे। पिरामिड लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और उसमें आपने लिख ही लिया है। आपने शीर्षक बना लिया ना, पिरामिड लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पिरामिड की तरह प्रशासनिक व्यवस्था, ये पहला शीर्षक आप बना लीजिए। फिर उसको अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में वो जानते ही हैं, लिख लेंगे पिरामिड लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पिरामिड लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसके अंदर लिख लीजिए उसको, वो जो पहले लिखे उसको काट ही दीजिए, ठीक तरीके से आप लिख लीजिए।
प्रशासन का स्वरूप अनिवार्य रूप से पिरामिड की तरह ही होता है। यह व्यवहारिक रूप से भी सत्य होता है। विश्व के प्रशासन का स्वरूप प्रारंभ से लेकर अद्यतन तक पिरामिड की ही तरह है। लिख लीजिए, प्रशासन का स्वरूप अनिवार्य रूप से पिरामिड की तरह होता है। प्रशासन का स्वरूप अनिवार्य रूप से पिरामिड की तरह होता है। यह व्यवहारिक रूप से भी सत्य होता है। यह व्यवहारिक रूप से भी सत्य होता है। विश्व के प्रशासन का स्वरूप प्रारंभ से लेकर अद्यतन, अद्यतन माने वर्तमान तक, प्रारंभ से लेके अद्यतन तक पिरामिड की तरह ही है। विश्व के प्रशासन का स्वरूप प्रारंभ से लेकर अद्यतन तक पिरामिड की तरह ही है। द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन is essentially the same as that of a pyramid. The nature of administration is essentially the same as that of a pyramid. This is also true in practice. This is also true in practice. The form of administration of the the form of administration of the world is like pyramid from beginning to end. From beginning to end. अब नेक्स्ट आप शीर्षक बना लीजिए, प्रशासनिक कार्यों का विभाजन। डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, प्रशासनिक कार्यों का विभाजन। प्रशासनिक कार्यों का विभाजन, डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस।
प्रशासन का स्वरूप इकाइयों एवं उप इकाइयों में विभक्त होता है। दूसरे शब्दों में प्रशासन के कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अधिकार एवं कर्तव्यों का विभाजन कर दिया जाता है। प्रशासन का स्वरूप इकाइयों, मैं अभी इसको समझा देता हूं, इकाइयों एवं उप इकाइयों में विभक्त होता है। दूसरे शब्दों में प्रशासन के कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अधिकार एवं कर्तव्यों का विभाजन कर दिया जाता है। अधिकार एवं कर्तव्यों का विभाजन कर दिया जाता है। अधिकार एवं कर्तव्यों का विभाजन कर दिया जाता है। ये दूसरी विशेषता हो गई इसकी। The nature of administration is divided into units and subunits. The nature of administration is divided into units and subunits. In other words, दूसरे शब्दों में, right and duty are divided. Right and duty are divided in order to conduct the work of administration successfully. अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि इसकी विशेषता क्या होती है। दूसरी विशेषता, पहली विशेषता आप पूरी तरह समझ गए हैं। दूसरी विशेषता यह होती है कि जहां पर भी पद सोपान संगठन में पाया जाता है, पद सोपान में अधिकार कार्यों को बांट दिया जाता है। जैसे जिला अधिकारी के नीचे अपर जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के नीचे एसडीएम, एसडीएम के नीचे तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के नीचे प्रभारी राजस्व निरीक्षक, और राजस्व निरीक्षक के नीचे लेखपाल, जिसे आप कहते हैं लेखपाल होते हैं। इस तरह कार्यों का बिल्कुल डिवीजन होता है। तो प्रशासन अपने को इकाई, फिर छोटी इकाई, फिर छोटी इकाई, छोटी इकाई में अपने को बांट लेती है। और छोटी इकाई में बांट लेने से क्या होता है, अब आपको मैं कहूं कि आपको 200 किताबें पढ़नी है और 6 महीने में इम्तिहान देना है, तो आप अपना एग्जाम दे पाएंगे? 600 किताबें पढ़नी हैं, 600 किताबों से प्रश्न आएगा, तो आप एग्जाम दे पाओगे? मेरी आवाज पहुंच रही है सर? आवाज आ रही है ना? जी जी। मुश्किल होगा अगर 200 किताबें 600 किताबें को पढ़ने कह दिया जाए तो मुश्किल होगा। लेकिन मैं कहूं कि आपको मैं केवल 2 किताबों से ही प्रश्न दूंगा, और वो भी बहुत मोटी मोटी किताबें नहीं है, और 6 मंथ में आपको अपना एग्जाम देना होगा। 2 किताबें होंगी, बहुत मोटी नहीं होंगी, उनकी पृष्ठों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, और 2 पुस्तकों पर ही आपका की परीक्षा संपन्न होगी। तो आप विधिवत रूप से उस किताब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका कार्य जब छोटा कर दिया गया, कार्य का आकार घटा दिया जाता है,
और जब लक्ष्य दिया जाता है तो वो लक्ष्य आप पूरा कर लेते हैं। ठीक प्रशासन में भी ऐसा होता है। अगर इसीलिए विकेंद्रीकरण प्रशासन का किया जाता है कि छोटे छोटे कार्य आपको सौंपे जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। प्रशासन का स्वाभाविक गुण होता है। तो इसलिए आप सफलतापूर्वक आपको काम करें तो आपके अधिकार एवं शक्तियों को पहले बड़ा अधिकारी, फिर उसके नीचे के अधिकारी, फिर उसके नीचे के अधिकारी, फिर उसके नीचे के अधिकारी और अंततः कर्मचारी तक वो बात चली जाती है। तो जब भी प्रशासन अपने को इकाइयों, उप इकाइयों और इसी तरह कई यूनिट्स में, कई इकाइयों में, कई वर्गों में, कई गुटों में जब बांट दिया जाता है प्रशासन को अब इस तरह समझ लीजिए। एक और उदाहरण जो आपके मन में सदा के लिए स्थापित हो जाए। देखिए, भारत के कार्य के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए देश में रक्षा मंत्रालय बनाया गया है। एक ही काम सभी लोग नहीं करेंगे। अब रक्षा का काम पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा, अपनी देश की जन संप्रभुता की रक्षा। किसी राज्य की सॉवरेनिटी लुट जाती है, चली जाती है तो देश गुलाम हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए जरूरी क्या है कि हम देश में एक सक्षम रक्षा व्यवस्था को स्थापित करें। तो इसके लिए एक रक्षा मंत्रालय। आंतरिक सुरक्षा, विधि के अनुसार शासन चले, शांति की स्थापना हो, प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने की आजादी हो तथा साथ ही आंतरिक स्तर पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त रहे। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए करना होता है कि देश की पुलिस व्यवस्था, पैरामिलिट्री व्यवस्था से भारत एकदम संपन्न रहे, देश विधि के अनुसार और संविधान के अनुसार संचालित हो। तो इसके लिए क्या किया गया है? गृह मंत्रालय बनाया गया। देश के नागरिकों को कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा भारत का नागरिक सुगमता पूर्वक कर सके, इसलिए रेल मंत्रालय की स्थापना की गई। तो ये क्या है? कार्यों का विभाजन है। तो पद सोपान के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यों का अधिकारियों के रूप में, विभागों के रूप में इसी तरह का विभाजन कर दिया जाता है। अब आप पद सोपान को बड़े अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? तब हम अगली विशेषता की ओर चलेंगे। क्लियर है ना सबको? कहीं भी अगर दुविधा होगी तो पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा। आप यहां प्रश्न भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं चैट खोले रखता हूं। भानु प्रताप ने कहा है कि समझ में आ गया है और निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। हमने अनेक उदाहरण, प्रशासन में थोड़ा सा उदाहरण देने की अत्यंत आवश्यकता होती है और वो उदाहरण अत्यंत प्रासंगिक होने चाहिए जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट विशेषता पर आते हैं। सभी लोग समझ गए होंगे, नहीं होगा तो फिर बता देंगे। अब तीसरी विशेषता क्या है? नेक्स्ट आप आ जाइए। अभी मैं समझा देता हूं, शुरू में नहीं समझ में आएगा। सत्ता का स्तरीकरण क्या है? सत्ता का स्तरीकरण। सत्ता को अंग्रेजी में कहते हैं अथॉरिटी। तो क्या होता है पद सोपान में? सत्ता को कई टीयर्स में, कई सीढ़ियों में बांट दिया जाता है। क्या होता है? सत्ता का स्तरीकरण। अथॉरिटी को सत्ता का स्तरीकरण।
स्टार्टिफिकेशन ऑफ पावर, सत्ता का स्तरीकरण। स्टार्टिफिकेशन ऑफ पावर, इसको लिख लीजिए। पद सोपान का मूल उद्देश्य आदेश, पद सोपान का मूल उद्देश्य सत्ता, आदेश और नियंत्रण को क्रमशः एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाना है। सरल शब्दों में सत्ता अपने को विभाजित करके या विकेंद्रित करके कार्य करती है, जिससे प्रशासनिक लक्ष्य को सहजता से प्राप्त किया जाता है। पद सोपान का मूल उद्देश्य सत्ता, आदेश और नियंत्रण को क्रमशः एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाना है। पद सोपान का मूल उद्देश्य सत्ता, आदेश और नियंत्रण को क्रमशः एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाना है। सरल शब्दों में सत्ता अपने को विभाजित करके या विकेंद्रित करके कार्य करती है, विकेंद्रित करके कार्य करती है। सरल शब्दों में सत्ता अपने को विभाजित करके या विकेंद्रित करके कार्य करती है, जिससे प्रशासनिक लक्ष्य को सहजता से प्राप्त किया जाता है, जिससे प्रशासनिक लक्ष्य को सहजता से प्राप्त किया जाता है। अब इसको समझ लीजिए, तब मैं लिखाता हूं। इसको कायदे से समझ लीजिए, तब मैं लिखाता हूं। होता यह है कि पद सोपान का उद्देश्य क्या है? सत्ता को बांट लेना। जैसे डीजीपी है, आपको मैंने बता दिया है, डीजीपी अपने अधिक पावर, अब डीजीपी पूरे प्रदेश में पुलिस व्यवस्था का क्या देखेगा? पूरे पुलिस प्रशासन को देखना है, तो उसमें अग्निशमन भी है। खास करके किसानों की फसलों में आग लग जाती है, घरों में आग लग जाती है। किस समय? जब गर्मियों का मौसम है, चिलचिलाती धूप है, तापमान अधिक है, तो उसमें अग्नि सहजता से लग जाती है। लापरवाही से, शॉर्ट सर्किट से अनेकानेक कारण होते हैं। तो उस समय जनता को इन अग्नि के कांडों से रक्षा करने के लिए पुलिस विभाग की एक शाखा है अग्निशमन, जो अग्नि को मिटाती है, शमन करती है। पुलिस कर्मियों के लिए आवास भी चाहिए, तो तो अब ये काम डीजीपी पूरा कितना सब देखेगा? तो सबसे बड़ा पुलिस का जो अफसर है उत्तर प्रदेश का, वो डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके नीचे
एडीजीपी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी के। तो अब इनके कार्य अलग अलग बटे हैं। एक एडीजीपी होगा जो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, जिनका चेहरा आप देखते हैं प्रशांत कुमार, टीवी पर अक्सर आते हैं, जो घटनाएं घटती हैं। तो उनका काम है केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, विधि के अनुसार शासन को स्थापित करना एसपी लॉ एंड ऑर्डर का कार्य होता। अरे वो अपर पुलिस महानिदेशक। तो देखिए, आप जैसे जैसे नीचे आ पाएंगे टॉप हायरार्की से, सबसे ऊंचे के पद से, तो नीचे सत्ता डीजीपी ने अपनी सत्ता एडीजीपी में दी है, एडीजीपी ने अपनी सत्ता आईजी में दी है, आईजी ने अपनी सत्ता डीआईजी को कुछ बांट दिया, डीआईजी ने बड़े शहरों में एसएसपी को, एसएसपी ने अपने एडिशनल एसपी को, फिर बड़े शहर हैं तो इसमें एसपी रूरल, एसपी ग्रामीण और एसपी अर्बन शहरी। तो इस तरह छोटे शहरों में एसपी, एसपी के बाद एडिशनल एसपी, एडिशनल एसपी के बाद सीओ। ये सत्ता बिल्कुल बंटती हुई, विकेंद्रित। सीओ अपने एसएचओ में, प्रभारी निरीक्षकों में, प्रभारी निरीक्षकों से एक समानांतर और जो बड़े थाने हैं वो कोतवाली एसएचओ हो गए, वो 3 स्टार होता है, वो थानाध्यक्ष से ऊपर का पद होता है। फिर कुछ जिले थाने, जनपद के कुछ थाने हैं तो फिर वो शक्तियां थाने में, थाने की शक्तियां एसएसआई सीनियर सब इंस्पेक्टर में, थानाध्यक्ष। फिर सीनियर सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल से वो कांस्टेबल, और कांस्टेबल से प्रत्येक गांव के चौकीदार तक वो सत्ता अंतिम रूप में सत्ता नहीं रह जाती, लेकिन सूचनात्मक सत्ता हो जाती है कि थाने की समस्त सूचनाएं गांव में चौकीदार के माध्यम से जाएगी। तो ये जो सत्ता होता है और जो आदेश होता है वो ऊपर से नीचे की ओर क्रम से, एक के बाद दूसरे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें क्रम से। तो यही मैंने लिखाया है कि पद सोपान का मूल उद्देश्य सत्ता, आदेश और नियंत्रण, और डीजीपी पूरा गांव के चौकीदार तक नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण को क्रमशः एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाना है, इसी को पद सोपान कहते हैं। तो आप इसको उदाहरण से समझ गए। अब इसी को मैंने और आसान शब्दों में लिखवा दिया है कि सरल शब्दों में सत्ता अपने को विभाजित करती है। वे सत्ता डीजीपी ने, एडीजीपी ने, ये आपने गांव के चौकीदार तक देख लिया। तो इस सत्ता का विभाजन है। इसे ही सत्ता सब कुछ एक ही स्थान पर केंद्रित ना हो बल्कि गांव की गलियों तक बिखर जाए, सत्ता का बंटवारा इतना व्यापक हो जाए। तो सत्ता जब बहुत केंद्रीकृत होती है तो उसमें निरंकुशता का भाव आ जाता है। इसलिए निरंकुशता हटाओ और समरसता बढ़ाओ। निरंकुशता की जगह प्रशासन जब कई सीढ़ियों में बंट जाता है तो उसमें निरंकुश होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तब क्या होता है, सत्ता जब ठीक से विभाजित हो जाती है। जैसे हम लोगों पर भी अंग्रेजों का भूत था, लेकिन 25 जून 1975 नागरिकों में चेतना नहीं थी। समाज का अति पिछड़ा पददलित, दलित में अभी राजनीतिक चेतना का ज्ञान नहीं था। तो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में, जिसे काले ब्लैक डे के रूप में, काला दिवस जिसे लोकतंत्र का ग्रहण भी कहते हैं, इमरजेंसी लगा दी थी। ये सत्ता की निरंकुशता का परिणाम होता है। गिलबर्ट ऑस्टिन जैसे वैज्ञानिक, राजनीति विज्ञान के विज्ञानी ने कहा, सत्ता भ्रष्ट करती है, परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है, और सत्ता की निरंतरता भ्रष्टाचार की निरंतरता होती है। इसीलिए पद सोपान इसीलिए बनाया गया कि सत्ता विभाजित कर देंगे तो भ्रष्टाचार और निरंकुशता की संभावना, तानाशाही डिक्टेटरशिप की संभावना समाप्त होती है। इसीलिए पद सोपान में सत्ता को विकेंद्रित कर दिया जाता है, एक स्थान पर ही केंद्रित नहीं होता है, सत्ता बिखर जाती है। और पद सोपान सत्ता का बिखराव है, सत्ता का बंट जाना है। और जिससे प्रशासनिक, अब जब सत्ता बंटी रहती है छोटी छोटी इकाइयों में, तो अब क्या है, यह सत्ता का विभाजन ही है कि वर्तमान 2021 में भारत सरकार एक दिन में राष्ट्रीय स्तर पर 25 किलोमीटर सड़कें रोज बना देती है, जिस मंत्रालय के मंत्री, काबिल मंत्री का नाम है नितिन गडकरी। तो ये क्या है, ये प्रशासन का विकेंद्रित स्वभाव है। पद सोपान के कारण ये सब सफल हो पाता है। तो हिंदी वालों ने लिख ही लिया है, अब अंग्रेजी वाले सब जानते हैं, लिख लेंगे। द बेसिक
purpose of hierarchy is to move power, सत्ता को बांटना, उसे मूव करना, command and control from one level to another respectively. The basic purpose of hierarchy is to move power, command and control from one level to another respectively. एक से दूसरे तक सम्मान पूर्वक उसका विभाजन हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में, पावर वर्क्स बाय डिवाइडिंग और डिसेंट्रलाइजेशन itself. In simple words, power works by dividing or decentralization itself, thereby easing the administrative goal is obtained from. जिसमें लक्ष्य को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। यही सत्ता के ये महत्वपूर्ण पद सोपान के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब नेक्स्ट एक उदाहरण वो बचता है, इसकी विशेषता समन्वय की स्थापना। सेटिंग अप कोऑर्डिनेशन, समन्वय की स्थापना। setting up coordination. पद सोपान के माध्यम से संगठन में व्यापक समन्वय की स्थापना होती है। समन्वय से प्रशासनिक कृत्य सफलतापूर्वक संचालित होता है। पद सोपान के माध्यम से संगठन में व्यापक समन्वय की स्थापना होती है। समन्वय से प्रशासनिक कृत्य सफलतापूर्वक संचालित होता है। समन्वय से प्रशासनिक कृत्य सफलतापूर्वक संचालित होता है। लिख लीजिए तेजी से। तो पद सोपान के माध्यम से संगठन में व्यापक समन्वय की स्थापना होती है। समन्वय से प्रशासनिक कृत्य सफलतापूर्वक संचालित होता है। थ्रू हायरार्कीज comprehensive coordination is established in the organization. Through hierarchies, comprehensive coordination is established in the organization,
द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज कैरिड आउट सक्सेसफुली बाय कोऑर्डिनेशन। अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि प्रशासन में समन्वय होता है तो पद सोपान के वजह से समन्वय में क्या फायदा होता है। जैसे प्रशासन में पद सोपान है और समन्वय की स्थापना करनी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं और आज की क्लास के इसी के बाद मैं समाप्त करूंगा, और इसके बाद अब गुण अवगुण का एक दिन रह जाएगा, कल उसको समाप्त करके हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट पेपर को भी देखेंगे। तो जैसे हम लोग प्रयाग स्टेशन से इस तरह जाते हैं जब अपने सलोरी में, अपने कॉलेज में, तो रेलवे क्रॉसिंग पार करनी पड़ती है। कितनी आवश्यकता है, सलोरी के एक विशाल जनसंख्या उधर रहती है, तो सलोरी के लोगों के लिए रेलवे का ओवरब्रिज अनिवार्य है। ओवरब्रिज अनिवार्य है, ओवरब्रिज नहीं बन पा रहा है। इसका क्या है कि जो स्थानीय स्तर पर हमारा जिला प्रशासन या पीडब्ल्यूडी का प्रशासन है, वह रक्षा मंत्रालय से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ठीक से समन्वय नहीं है। शिलान्यास हुआ, आज तक उस पर कार्य नहीं हो रहा है। तो अगर ये पद सोपान के लोग, पीडब्ल्यूडी के या उत्तर प्रदेश के समान पद सोपान के लोग वहां के पद सोपान के लोग से बात करें, तो किसी भी प्रशासन में, एक आंतरिक संगठन में भी समन्वय से कार्य सहजता से होता है। अगर प्राचार्य और प्रोफेसर में उचित समन्वय हो तो कक्षाएं बहुत आराम से चलेंगी। अगर छात्र और अध्यापक में समन्वय हो तो बहुत उत्पादकता बढ़ेगी, ज्ञान ज्यादा विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। तो ये समन्वय किसी भी संगठन की अनिवार्य शर्त होती है, और पद सोपान समन्वय को स्थापित करता है, क्योंकि बड़ा अधिकारी नीचे से, क्योंकि एक ही समान पद पर है, डीजीपी आईपीएस है तो एडीजीपी भी आईपीएस है, सीनियर दोनों आईपीएस हैं, एक थोड़ा सा ज्यादा सीनियर है, तो दोनों में चूंकि पद सम्मान सब समान है, इसलिए समन्वय स्थापित करते हैं, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है। पूरे प्रदेश की सुरक्षा करना डीजीपी का काम है, और वो बिना समन्वय के नहीं हो सकता। इसलिए हर बड़ा अधिकारी नीचे के अधिकारी से लगातार समन्वय की प्रक्रिया चलाता रहता है, और समन्वय से ही प्रशासन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, चाहे वो छोटा लक्ष्य हो या बड़ा लक्ष्य हो।